नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी जानकारी से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार से जुड़ी हुई नई जानकारी है कि बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार से मिले हैं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार से जुड़ी हुई यह अहम जानकारी है कि बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट जो है अब तेज हो गई है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो तेज होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जो कि बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने की चर्चाएं जोरों पर है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने बराबर आते हैं। वो कल भी आए थे और आज भी आए थे। आप सभी लोगों को नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो संभावित तौर पर आपस में बातचीत होती है। वहीं जब उनसे नई सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर सवाल पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं अमित जी है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि बिहार में। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। नमस्कार। बिहार में नई सरकार को लेकर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। जी, एक जो पारंपरिक मीटिंग होती है उसमें नीतीश कुमार जी के इस्तीफा देने के बाद वो सम्राट चौधरी जी से मिले हैं, तो इन लोगों ने एक नॉर्मल बात की है। देखिए रिजल्ट क्या निकल के आता। मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी उनको बधाई देने गए हैं कि भैया अब आइए, अब मेरे दौर से बिहार निकल चुका है, मैंने आपके लिए कंक्रीट बेस बना दिया है और उम्मीद है कि आप अब बिहार को जो है गुजरात के मॉडल पे एक अच्छा स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए जो हाल यूपी का हुआ है वही हाल बिहार का होना है, क्योंकि बगैर लॉ एंड ऑर्डर के कोई भी अच्छी चीज जो है वो सही से साबित नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर बिहार के नए सीएम की बात करें तो सम्राट चौधरी का नाम जो है इस समय सबसे ऊपर चल रहा है, सबसे आगे है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का ही सीएम होगा बिहार में? जी देखिए, बिहार में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है क्योंकि सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए वो ये चाहेंगे कि उनके साथ वाला ही कोई मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। ऐसे में नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उन पर भी जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे हैं उन पर भी दाव लग सकता है? क्या वो भी सीएम पद की रेस में आगे जा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को बेटे को इतनी जल्दी मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बैठाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पता है। देखिए नीतीश कुमार जी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के जिन्होंने परिवारवाद और रिश्तेदारी इन दोनों को पॉलिटिक्स से दूर रखा है। अगर ये काम वही हो जाता है तो जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी अपने बेटे को आगे करेंगे। हाँ, आने वाले 1-2 सालों में ऐसा देखा जाएगा कि वो उप मुख्यमंत्री या कुछ अच्छी पोस्ट पे बैठे जरूर दिखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो अपनी प्रतिष्ठा बनाई है उसको वो जाते जाते धूमिल नहीं करेंगे। ऐसे में अमित जी, क्या लग रहा है कि बिहार को महिला सीएम भी मिल सकती है? क्योंकि बीजेपी जो है वो बिल्कुल लास्ट में सरप्राइज देती है, तो बिहार को क्या महिला सीएम मिल सकती है? जी देखिए, बिहार का जो है ना वो अब बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीनों जो है वो किसी भी तरीके से बीजेपी अपने पाले में रखना चाहेगी, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। बंगाल में भाजपा का होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि कोई ऐसा लीडर जो बंगाल को इन्फ्लुएंस कर सकेगा, इसी तरीके के किसी लीडर को बिहार में सत्ता सौंपी जाएगी। और मुझे जहां तक लगता है वो बीजेपी ने ब्राह्मणवाद का जो चेहरा था वो कोई ना कोई मुख्यमंत्री बना के वो एक बार फिर से ये दिखाना चाहेंगे कि भैया ममता बनर्जी के काउंटर के बतौर पे हम किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ऐसे। ठीक है अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और बिहार से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि बिहार में नए सीएम को लेकर कवायद जो है अब तेज होती जा रही है।
बीजेपी ने शिवराज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार के पर्यवेक्षण के तौर पर नियुक्त किया है और अब बिहार के सीएम का चुनाव जो है शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जल्द ही बिहार में बीजेपी के सभी विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। ऐसे में शिवराज सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित जी, शिवराज सिंह चौहान को ये बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। अच्छा, ये भी एक नई न्यूज है, लेकिन देखिए शिवराज सिंह चौहान का प्रशासनिक अनुभव जो है वो भाजपा के काम आएगा। साथ में संगठन में जो उनकी पकड़ रही है एमपी में पिछले 15-20 सालों से, जिस तरीके से उन्होंने व्यापक घोटाले के बावजूद भी अपनी प्रतिष्ठा के साथ मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट किया था और संगठन की शक्ति को बचा के रखा था और उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था, तो मुझे लग रहा है वो अपने अनुभव का पूरा उपयोग करके और ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी बीजेपी को एक अच्छा राजनेता निकाल के देने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज्यादा है और उन अनुभव के आधार पर किसी अच्छे व्यक्ति को चयन करने के लिए एक सुयोग्य उम्मीदवार माना जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी का जो अनुभव है वो बिहार की जनता के काम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, अगर नया सीएम कोई भी बनता है या किसी भी दल का हो या बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, अगर नीतीश कुमार की इतनी लंबे से जो नीतियां चली आ रही थी, क्या वो आने वाले समय में वो बदलेगी नए सीएम के आने के बाद से? देखिए, अब बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए नीतीश कुमार जी ने पिच बैटिंग के लिए बहुत आसान कर दी है और आने वाले समय में वो जो गुंडागर्दी का जो बिहार हुआ करता था और बिहार में जो सड़कें नहीं थी, बिजली पानी की जो समस्या थी, तमाम ऐसे घोटाले चीजें थी जिसको बिहार में नीतीश कुमार जी कंक्रीट रूप से कर दिया था। अब जो भी आएगा वो बिहार को एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एक मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ग्रोथ के लिए अच्छा उम्मीदवार बनाया जा सकता है अगर उन्होंने यूपी का मॉडल फॉलो किया। क्योंकि देखिए बिहार जो है वो मिनरल रिच स्टेट है, ठीक है, और उसके पोर्ट भी नजदीक है, तो इंडस्ट्री के लिए बिहार एक सुटेबल इन्वायरमेंट अगर तैयार कर सका तो आने वाले समय में सेकेंड गुजरात के रूप में बिहार जाना जाएगा। मुख्यमंत्री वहां का कौन बनता है ये देखना और दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सबकी निगाहें तो बिहार की तरफ टिकी हुई है। लेकिन अमित जी, चुनाव के समय ये नारा दिया गया कि 25 से 30 नीतीश कुमार, और अब यहाँ पर अचानक से ही बदल गया, चेंज हो गया और अब सीएम बदलने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। नहीं, देखिए कैसा है कि बीजेपी को सेंटर में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो आने वाले समय में, चूंकि बहुमत है नहीं और इनको बड़े स्ट्रिक्ट फैसले लेने हैं, तो बड़े फैसले लेने के लिए प्रशासनिक अनुभव का होना बहुत जरूरी है। और चुनाव के साथ साथ फ्लोर पे भी मैनेजमेंट बहुत काम आता है, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, इस तरीके के जो लोग हैं इनको प्रशासनिक अनुभव है। तो इस अनुभव का फायदा उठा के बीजेपी आने वाले समय में लोकसभा से काफी सारे ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग पड़े हुए, उनको पास करवाने में नीतीश कुमार जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जैसे माइनॉरिटी का डिफाइन करना है, यूसीसी है, किसान आंदोलन है, ये सारे बिल जो है नीतीश कुमार और इन लोगों के आने के बाद बड़े आसानी से आपको पास होते दिखाई देंगे। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि राजनीतिक खबरों के मुताबिक बीजेपी के आला कमान ने यह भी तय किया है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में ही चुना जाएगा। वहीं बीजेपी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि और कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार को केंद्रीय पर्यवेक्षण नियुक्त किया गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है वो बिहार पर टिकी हुई है कि आने वाले समय में बिहार का नया सीएम कौन होगा। वहीं पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लोगों ने हमेशा उन्हें भरपूर प्यार दिया है और कल के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब ये साफ
करता है कि बंगाल अब परिवर्तन का मन बना चुका है। उन्होंने कहा है कि इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। टीएमसी सरकार के 15 साल के शासन में बंगाल सिर्फ बर्बाद हुआ है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि जब युवा आज पहली बार वोट देने जा रहा है तो वह बंगाल का भविष्य तय करेगा। ये किसी के भी काम का मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय है। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने 15 साल में कोई भी काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ काले कारनामे किए हैं। टीएमसी को पाई पाई का हिसाब देना होगा। ये लोगों को भयभीत रखते थे और अब बंगाल सहन नहीं करेगा। बीजेपी का मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ सबका विकास और टीएमसी के लुटेरों का पूरा हिसाब होगा। एंटी ट्राइबल पार्टी है, टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है, टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है, हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार साथियों, टीएमसी तो अपने 15 साल का अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है, क्योंकि काम नहीं काले कारनामे किए हैं, तो किस मुंह से वो आपको अपने काम का हिसाब दे गई। लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पल पल का हिसाब मांग रही है, पाई पाई का हिसाब मांग रही है। और टीएमसी वाले सुन लो, कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। वहीं मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। कल मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। वो आईसीयू में भर्ती थी और खबर आई थी कि उनकी हालत जो है स्थिर है, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। आशा ताई के निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई में किया जाएगा। सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी हस्तियां नम आंखों से अपनी चहेती गायिका को याद कर रहे हैं। आशा भोसले महज एक गायिका नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा थी। उन्होंने अपने कैरियर में 12,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे। की मलका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। दिग्गज गायिका ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनको 11 अप्रैल को चेस्ट इन्फेक्शन के बाद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिंगर के निधन की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। हर कोई सिंगर के निधन की खबर से स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत की सबसे आइकॉनिक और बहुमुखी आवाजों में एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को स्मृति के साथ साथ दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ है। चाहे उनके दिलों को छू लेने वाली धुनों हो या फिर उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज़ हमेशा बेमिसाल रही है। उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों को यादों में हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और वो आने वाली पीढ़ियों के प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।
वहीं बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जो है वो जारी करके 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने को कहा है और इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई थी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद में मंजूरी मिलने के बाद से ये कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावित होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर समर्थन मांगा है। पीएम मोदी ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि इस कानून को पूरा देश में सही मायनों में लागू किया जाए। पीएम मोदी ने लिखा है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराया जाना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की इच्छा सभी पार्टियों ने लंबे समय से जताई है और अब इसे हकीकत में बदलने का समय है। वहीं पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को एक चिट्ठी लिखकर महिला आरक्षण बिल में संशोधन पास करवाने के लिए समर्थन मांगा है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सरकार बिना कानून के बारे में कोई भी जानकारी दिए विपक्ष से सहयोग मांग रही है। खड़गे ने कहा है कि इससे विपक्ष का ये यकीन और पक्का हो जाता है कि केंद्र सरकार इस बिल को लागू करने में इसलिए जल्दबाजी कर रही है ताकि वो महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक फायदा उठा सके। पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि 16 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी एक ऐतिहासिक चर्चा होने वाली है और ये विशेष सत्र हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करने का एक अवसर है। ये एक ऐसा पल है जो हमारे और हम सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहरा सकता है। मैं इसी भावना और उद्देश्य के साथ आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूं। तो वहीं अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इस साल यात्रा 3 अप्रैल से 28 अगस्त तक चलेगी। 57 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होगा। एलजी सिन्हा ने यात्रा की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि 13 से 70 साल की उम्र वाले ये यात्रा कर सकेंगे। गुफा में पहली पूजा जो है 19 जून को पूर्णिमा के दिन की जाएगी। यात्रा के लिए अंतरनाग से पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा पहलगांव रूट और गदरबल से 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट खुला रहेगा। एलजी सिन्हा ने बताया कि देश भर में लगभग 556 तय बैंक शाखाओं के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जबकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। तो वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इजरायली सेना ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लेबनान और वेस्ट बैंक के तुलकरेम में 2 अलग अलग ऑपरेशनों में आतंकी हमलों को बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और इस हमले में 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। सेना का कहना है कि हमले के लिए तैयार खड़े रॉकेट लॉन्चर और बम बनाने वाली एक हाईटेक लैब को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। डीएफ के मुताबिक दक्षिण लेबनान के इलाके में एक रॉकेट लॉन्च करके उसे तैनात किया गया था। ये लॉन्चर जो है इजराइल की तरफ रॉकेट दागने के लिए एकदम तैयार था। ऐसे में इससे पहले कि हमले को बताया गया है, इजरायली सेना ने इसे ट्रैक किया और सटीक हमला करके मामले में तब्दील किया और इसके साथ ही इस हमले में 5 लोगों की मौत की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। इजरायली सेना का कहना है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती तो इजरायली नागरिक इलाके में बड़ा नुकसान भी हो सकता था। वहीं देश में लगभग 2.5 करोड़ एक्टिव यूट्यूब चैनल में से महज 30 लाख का प्रोफेशनल जो है बाकी करोड़ों चैनलों में से कोई बिना भी नियमित या फिर कमाई के गलत सलाह या फिर कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट फैला रहे हैं। इसलिए इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में यूट्यूब पर हर महीने करीब 50 करोड़ एक्टिव यूजर हैं और अब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक डॉक्टर, केमिकल, जिम ट्रेनर और कानूनी सलाहकार तक
बन चुका है। यदि इस चैनलों पर बताई गई किसी भी सलाह से किसी को नुकसान हो जाए तो न्याय पालन पाने का रास्ता इतना पेचीदा है कि अपराधी साफ बच निकलते हैं। देश में हर 10 में से 7 लोग यूट्यूब की सलाह पर भरोसा करते हैं, जिससे से 60% उसे बिना क्रॉस चेक किए ही सही मान लेते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।